Hello friends, very good morning to all of you. Myself Dr. Monlal Kudi. Welcome on my YouTube channel to all of you. डॉक्टर कोरी सर बायोलॉजी। थोड़ा सा आपको मैं आज थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि दोस्तों इतना ही व्यूवर नहीं आ रहे हैं, लाइक भी कम आ रहे हैं, साथ में आप सब्सक्रिप्शन भी कम आ रहे हैं। तो क्या कोई कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि क्या कमी है उसमें, क्या और मैं जितना आप डिस्कशन चाहिए उतना डिस्कशन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेबोरेट करूंगा, लेकिन मैं उतना डिस्कशन दे रहा हूँ जितना उसमें क्वेश्चन में नेसेसरी है। तो दोस्तों थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, आप थोड़ा कोऑपरेट करें ताकि मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आए। तो आज का टॉपिक है इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके सारे लेक्चर अटेंड करना। जितने भी पॉसिबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा परिचय तो मैं आपको दे चुका हूँ। मैं डॉक्टर मोहनलाल कोड़ी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से मैंने पीएचडी कर ली। CSR नेट मेरे पास, RS के अटैम्प्ट दे रखे मैंने, और अभी स्ट्रगल चल ही रहा है, अभी सेटल नहीं हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस देख के, थोड़ा सा लड़कों की डिमांड भी थी कि जेट वाले ICR फिर GO नीट वाले हुआ कि थोड़ा सा रिपीट रिवीजन हो जाए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सर्वाहारी है? सर्वाहारी का मतलब होता है जो सब कुछ आहार में लेता है। सर्वाहारी जैसे जो मतलब उत्पादकों को भी, जैसे प्लांट को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है, सर्वाहारी हो गए। तो इसमें मेंढक ना, शेर, हिरण, मानव, तो इसमें आंसर हो जाएगा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैविक घटक खनिजों के पुनर्चक्रण में मुख्य रूप से सहायक होता है? कौन सहायक होता है? उत्पादक नहीं, उपभोक्ता, अपघटक सहायक होते हैं। इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, पूछा हुआ बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण स्तर बनते हैं, समझ गए? ट्रॉपिक लेवल बनते हैं। जो पिरामिड होता है उसमें ट्रॉपिक लेवल होते हैं, 1, 2, 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। वो जो प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय प्राथमिक कंज्यूमर, द्वितीय कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर होता है, वो होता है उपघटक। तो 4 पोषक स्तर होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? केवल पौधों द्वारा, केवल मांसाहारी द्वारा, केवल जंतु द्वारा, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीवों द्वारा। तो इसमें आंसर आ जाएगा फोर्थ, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीवों द्वारा। इस तरीके से बनाते हैं ना अपन इसमें लेवल। तो ये पिरामिड के अंदर खाद्य पोषण ट्रॉपिक लेवल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वन के परितंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन के परितंत्र में हरे पौधे होते हैं। प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता अपघटन करता है। इकोसिस्टम हरे पौधे तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं हमेशा। हरे पौधे और प्लैंक्टॉन्स ये हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं इकोसिस्टम में। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कर लेना इसको दोस्त। इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परितंत्र में उत्पादकों का कार्य है, प्रोड्यूसर होते हैं, उनका क्या कार्य है? कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग, चौथा ऊर्जा निष्कासित करना। उत्पादक तो सौर ऊर्जा को लेते हैं सीधा और रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? भोजन, ग्लूकोज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखो, जहां तक पारिस्थितिकी श्रृंखला का संबंध है, मनुष्य है एक, उपभोक्ता, उत्पादक, दोनों उपभोक्ता उत्पादक ये अपघटन करता है। मनुष्य हमेशा उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
खाद्य श्रृंखलाएं मिलती है केवल समुद्र में, नगरों में, वनों में और सभी स्थानों पर। खाद्य श्रृंखला सभी जगह मिलती है, समुद्र की होती है, जलीय जीव, जल की, स्थल की और तालाब वगैरह सभी होती है, तो सभी स्थानों पर मिलती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, पूछा हुआ कई बार। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, परभक्षी, परजीवी, मर्तोपजीवी, याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक खाद्य श्रृंखला में कितनी संख्या में पोषक स्तर होते हैं। सामान्यतः एक खाद्य श्रृंखला में कितनी पोषक संख्या में पोषक स्तर, सामान्यतः 4 होते हैं, मैंने बताया था। उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और लास्ट का होता है वो अपघटन, शीर्ष उपभोक्ता। शीर्ष उपभोक्ता में अपघटक जीव आते हैं, कवक और जीवाणु। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लगाना इसको भी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधा खाया जाता है, पौधा खाया जाता है शाकाहारी द्वारा, ठीक है, और जो बारी आने पर सब खाया जाता है मांसाहारी द्वारा, तो ये बनाते हैं। देखो ये एक चेन हो गई, तो कौन सी, फूड चेन, सही बात है। अब फूड चेन, अभी यहाँ खाद्य जाल तो बनती है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है, तो अभी तो ये खाद्य श्रृंखला की बात चल रही है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा सर्वभक्षी, ये इस शब्द को लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, मोर सांप को खाता है जो हरे पौधों पर निर्भर कीटों को खाता है, मतलब मोर सांप को खाता है, सांप हरे पौधों पर जो कीट होते हैं उनको खाता है, तो मोर हो गया। ये मोर क्या हो गया, ये हो गया खाद्य पिरामिड का शिखर हो जाएगा, शिखर, टॉप कंज्यूमर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, जीव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता समझ गया, जो उत्पादक को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी नहीं हो सकते हैं कभी भी, दिमाग रख लेना, मांसाहारी तो हमेशा द्वितीय उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता होते हैं। ये कट गया, प्राथमिक उपभोक्ता सर्वभक्षी कैसे हो जाएंगे, अब भक्षी भी नहीं होंगे तो ये हो जाएंगे शाकाहारी, जो शाक यानी पादपों को खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक इकोसिस्टम में प्राथमिक उत्पादक अधिक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से, बहुत सही बात है। एक प्राथमिक उपभोक्ता बड़े होते हैं प्राथमिक उत्पादक से, ना ना ना, नो नेवर, ये भी नो नेवर, द्वितीय उपभोक्ता बड़े होते प्राथमिक उपभोक्ता से, ये भी नहीं। देखो उत्पादक होता है, उसके पास सपोज करो उसके पास 100% एनर्जी है, ठीक है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता आ गया, ठीक है, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आ गया, फिर तृतीय उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता आ गया। तो उत्पादक के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो सबसे बड़ा यही होता है। अगर ये कमज़ोर होगा उत्पादक, तो फिर खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगी, चल ही नहीं पाएगी, खाद्य श्रृंखला नहीं बनेगी तो खाद्य जाल बनने का सवाल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द दिया था, थोड़ा सा याद कर लेना क्वेश्चन एजिटेंसली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बड़े इकोसिस्टम कहलाते हैं बायोम्स, इकोटोन, इकेड्स और बायोसिनोसिस। देखो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, इसमें जो हिरार्की होती है ना इकोसिस्टम में, वो कैसे, सॉरी इकोलॉजी के अंदर, वो क्या होती है, ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं, सबसे छोटी जीव इकाई होती है ऑर्गेनिज्म, जिसको जीव बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म मिलके बनाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं स्पीशीज, स्पीशीज बहुत सारी स्पीशीज मिलके बनाती है समुदाय, कम्युनिटी, ठीक है, और समुदाय मिलके बनाता है इकोसिस्टम, परितंत्र, और इकोसिस्टम मिलके बनाता है
बायोम, बायो मिलके मिलता बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो इस प्रकार से ये हायरार्की होती है इसके अंदर। तो बड़े इकोसिस्टम बायोम्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बायोसिनोसिस नाम दिया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस नाम दिया था। वर्ड कई बार पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम में गिद्ध होते हैं, गिद्ध वल्चर्स होते हैं इकोसिस्टम, वो क्या होते हैं? गिद्ध वगैरह होते हैं। गिद्ध जैसे कभी आपने देखा होगा गाँव में जो जानवर वगैरह मर जाते थे पहले, आजकल तो क्या विलुप्त होने के कगार पे हैं, देखने को मिलते ही नहीं है। तो गिद्ध होते हैं, वो क्या करते हैं, मरे हुए जंतुओं को खाते हैं। खा के देखो तो लास्ट वाले क्या होते हैं, ये अपमार्ज का काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट मगर लगा लेना। इकोसिस्टम में गिद्ध होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम ऊर्जा किस पोषण स्तर पर संचित होती है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम ऊर्जा किस पोषण स्तर पर संचित होती है? देखो मैंने अभी पहले ही बताया, डिस्कस कर चुका हूँ। उच्चतम ऊर्जा, उच्चतम ऊर्जा तो उत्पादकों में होती है हमेशा, ये फंडा फैक्ट है। हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी होता है ना, तो ये कौन से पोषण स्तर में होती है? प्रोड्यूसर में होती है, प्रोड्यूसर, उत्पादक। तो थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट मार्क्स का मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य का प्रकाश। डीएनए एटीपी वगैरह ये नहीं होता, वो तो इकोसिस्टम में ऊर्जा, इकोसिस्टम में जीव और वातावरण के मध्य संबंध होता है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम में सूर्य का प्रकाश इसका ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखो, परितंत्र यानी इकोसिस्टम की परिभाषा निम्न प्रकार की जा सकती है। पहला है, कुछ पौधों जंतुओं का स्थानीय संघ। अगला है, पौधों जंतुओं सूक्ष्म विभिन्न समुदाय अपने भौतिक रासायनिक वातावरण के साथ। तो मैंने कहा था परितंत्र, परितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे बनता, अभी मैंने वो आपको बताया था इसमें, वो जो हिरार्की बताई थी, ये बनता वेरियस कम्युनिटी, वेरियस कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इसको याद रखना है थोड़ा, जो ऑर्डर था मैंने बताया था वो याद कर लेना। तो इसमें देखिए ना, विभिन्न समुदाय अपने भौतिक रासायनिक वातावरण के साथ, जिसमें सूक्ष्म भी आ गए, जंतु भी आ गए, पौधे भी आ गए। अब थर्ड ऑप्शन क्यों से नहीं है, क्योंकि पौधे जंतु ही दे रहे, पौधे सूक्ष्म जीवी दे रहे के अंदर जंतु नहीं है ना, तो सारे सब सारे आएंगे, सबके साथ होगा ये। तो मोर करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व का कारण है। इकोसिस्टम का महत्व है, ऊर्जा का प्रवाह, बिल्कुल सही बात है। पदार्थों का चक्रीकरण होता है, ये बिल्कुल सही बात है। अपघटक जीव उसको अपघटित करके वापस उसका खनिज लवणों वापस चक्र होता है, फिर वापस पादपों में होता है, इसी श्रृंखला, ये एक बिल्कुल साइकिल सा बना रहता है। महत्व क्या होता है? ऊर्जा प्रवाह में, पारिस्थितिक दोनों में, तो आंसर दोनों हो जाएगा इसका। किसी भी खाद्य श्रृंखला में सदैव एक हरा पौधा प्रथम कड़ी होता है, क्योंकि हरे पौधा प्रथम कड़ी क्यों होता है खाद्य श्रृंखला में? सरलता से प्राप्य है, ये अति स्वादिष्ट है, मांसाहारियों से शाकाहारी अधिक अधिक होते हैं, कार्बनिक खाद्य संचालित कर सकता है, ये सरलता से प्राप्य है। अगला प्रश्न देखो, अनुक्रमण के फलस्वरूप बना स्थायी पादप समुदाय कहलाता है। अनुक्रमण यानी सक्सेशन के फलस्वरूप बना पादप समुदाय कहलाता है। स्थायी पादप समुदाय लास्ट वाला, जब स्टेबिलिटी मिल गई तो क्लाइमैक्स समुदाय होता है, इसको बोलते शीर्ष समुदाय। और जो प्रारंभिक होता है ना,
प्रारंभिक होता है ना, प्रारंभिक की, एक मिनट, प्रारंभिक होता है ना, प्रारंभिक पर पादप समुदाय होता है, उसको बोलते हैं पायोनियर। जो टॉप होता है ना, टॉप को अपने पढ़ाई है क्लाइमेक्स, तो थोड़ा याद रखना इसको। अगला प्रश्न देखो, एक जलीय काय में, वाटर बॉडी में अनुक्रमण के फलस्वरूप क्या बनता है? अब वाटर बॉडी भी दे रहा है, अनुक्रमण ठीक, तो वाटर बॉडी दे रहा है, तो मरुद में मरे हुए क्यों होंगे वहाँ? काटो इसको, लवण वाले क्यों होंगे? अधिपादप तो कहाँ होते हैं? ये तो रेन फॉरेस्ट में, उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अधिपादप किसी दूसरे पादप को रोकते हैं, तो उसका जल से क्या लेना देना है? तो पादप समोत्फित मेसोफाइट आ गए। अगला प्रश्न देखो, भोजन प्रकाश तथा स्थान को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, इनको सब प्रतिस्पर्धा कहाँ होगी, यानी कंपटीशन कहाँ होगा इनका? भोजन का, प्रकाश का, स्थान, रहने के लिए स्थान, आवास की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा। पहला ऑप्शन है एक ही क्षेत्र में उगने वाले समीप से संबंधित जातियों को, ये बिल्कुल एक ही क्षेत्र में समीप से संबंधित, मतलब एक ही क्षेत्र में एक ही जाति के जीव होगी, तो अगर वहाँ तो उनमें कंपटीशन सबसे ज्यादा होगा। अगला, अलग अलग आवास क्षेत्रों में तो अलग अलग मरेंगे, तो वहाँ कंपटीशन कहीं के लिए होगा भाई? भोजन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भोजनों का, प्रकाश और सुविधाएं अलग अलग होगी, तो वहाँ कंपटीशन कहीं के लिए होगा, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, दूर से संबंधित एक ही क्षेत्र में उगने वाली जातियों, ना ना, इसकी क्या कंपटीशन? इससे दूर से संबंधित मेरा कंपटीशन होगा ही नहीं, वो तो समस्या एक जगह रहेंगे, एक जगह खाएंगे पियेंगे रहेंगे, तो वहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा। ये भी दूर से, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। क्लियर है? लॉजिकली थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सफल प्राश्रयी वे हैं जो कि मुक्त नहीं उगते अपने अतिथि को नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक सफल प्राश्रयी, प्राश्रयी का मतलब है डिपेंडेंट। सर्वाधिक सफल डिपेंडेंट वे हैं जो कि अपने गेस्ट को, पोषक को नष्ट नहीं करते। गेस्ट को पराश्रय भी हैं भाई, इनकी विशेषता है कि ये परजीवी हैं, घूम फिर के जीवन यापित करेंगे, अपने दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि जो गेस्ट है वो अच्छा होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। तो गेस्ट अच्छा, इनका वो जो अतिथि है वो पोषक को नष्ट नहीं करे, मतलब इनका होस्ट है ना वो अच्छा होना चाहिए, वो उसको गेस्ट को नष्ट नहीं करे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से सबसे छोटा परजीवी कौन है? सबसे, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये आर्सिटोबियम। अगला पूछा हुआ प्रश्न है, देखो बहुत बारी है। अगला प्रश्न, जीव प्रारूपों का उपयोग होता है, जीव प्रारूपों का उपयोग होता है खाद्य श्रृंखला बनाने में, पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड बनाने में, जैव स्पेक्ट्रम बनाने में, क्वाड्रेट ट्रांजेक्ट बनाने में। बायो प्रारूपों का उपयोग बायो स्पेक्ट्रम बनाने में यूज आएगा इसका। खाद्य श्रृंखला में तो जीव भी आते हैं, पादप भी आते हैं, सारे आते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में नहीं होगा। पारिस्थितिक तंत्र खाद्य श्रृंखला से बनती है, तो वो भी इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, लॉजिकली पढ़ना, लॉजिकली आप लॉजिक लगा के ऐसे का क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो नेगेटिव नहीं होंगे, 100% गारंटी है, चाहे कैसे भी घुमा के पेपर आए। तो अगला प्रश्न देखो, विशालतम वानस्पतिक समूह को क्या कहते हैं? थोड़ा याद करना, ये जो उसमें एक बार ये आपको थोड़ा सा कुछ ये जो साइकिल में मिलेगी चीजें, इकोसिस्टम में कंसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। तो विशालतम पादप समूह, वानस्पतिक समूह को कहते हैं समासन फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? पूछा हुआ जेट में, आपकी कई बार पूछा हुआ जेट, सारे एग्जाम में पूछा हुआ जेट नीट। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रेटर ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जीव वातावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। मैंने बताया था आपको, जी वातावरण। अगला प्रश्न है, भारत में इकोलॉजी के जनक है? भारत में सीधा सीधा भारत में रामदेव जी, रामदेव जी, रामदेव मिश्रा, याद करना है, और क्या है इसका। अगला प्रश्न स्पीशीज इकोलॉजी है, तो थोड़ा डेफिनेशन में आती है। स्पीशीज इकोलॉजी होती है, स्पीशीज इकोलॉजी को ओट इकोलॉजी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओट इकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एकाकी जीव। अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ बहुत बार, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट। एंडेमिक पादप होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, विश्वव्यापी नहीं होते हैं,
ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, उत्तर ध्रुव पर विशेष क्षेत्र विशेष। अगला प्रश्न देखो, अभिष्ट परिस्थिति या अनुकूल परिस्थिति में जनसंख्या की वृद्धि को कहते हैं। देखो ये टर्मिनोलॉजी है ना, आप जब पिरामिड पढ़ोगे तो उसमें बहुत ऐसा डिटेल दिया हुआ, तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद करना है इसको। तो अनुकूल परिस्थितियों में जनसंख्या की वृद्धि को कहते हैं जीवी विभव कहते हैं। अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका में एंडेमिक जातियों के पाए जाने का कारण है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका दोनों अलग अलग महाद्वीप है, तो में एंडेमिक जातियाँ, एंडेमिक का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका एंडेमिक जातियों के पाए जाने का कारण है महाद्वीपीय पृथक्करण, दोनों महाद्वीप हैं, ये पृथक्करण है, तो सीधा सीधा लॉजिक क्वेश्चन सही है। अगला प्रश्न देखो, किसी पॉपुलेशन में अबाधित जनन की क्षमता को क्या कहते हैं। अबाधित जनन होगा तो वहाँ जीव विभव अच्छा होगा, वही बात है। बायोटिक पोटेंशियल, जैव विभव, बायोटिक पोटेंशियल। अगला प्रश्न देखो, किसी जाति के सदस्यों के लिए सत्य कथन है। जाति के सदस्यों, जाति एक ही निकाय में रहना, एक ही आवास में रहना, और अंतर प्रजनन, इम्पोर्टेंट मार्क लेना, अंतर प्रजनन होता है, बिना आवास नहीं, अंतर प्रजनन। एक ही जाति की समस्या है अंतर प्रजनन, सदस्यों की, एक ही जाति के सदस्यों की सत्यता के लिए कथन है अंतर प्रजनन। अगला प्रश्न है, किसी इकोसिस्टम में जाति विभिन्नता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। किसी इकोसिस्टम में जाति विभिन्नता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। वर्षण पर। देखो डाइवर्सिटी कहाँ होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, आपने पढ़ा होगा उसमें, इकोलॉजी में। नहीं पढ़ा तो ध्यान देना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तापमान, वर्षा, ये वगैरह जो होती है ना, बहुत अच्छे होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को वर्षण बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन वर्षण। वर्षण, ठीक है। तो जाति विभिन्नता मुख्य रूप से निर्भर करती है वर्षण पे। अगला देखो, वनस्पति विज्ञान की शाखा जो पृथ्वी तल पर पौधों के वितरण का अध्ययन करती है। पौधों का वितरण पृथ्वी पर, तो फाइटो जियोग्राफी, सीधी फाइटो यानी पादप, जियोग्राफी यानी जियोग्राफी का अध्ययन का वितरण का, फाइटो जियोग्राफी हो गई, क्वेश्चन में दिया हुआ सारा। अब देखो, ये देखो अगला, यहाँ तक डिस्कस होगा, ये क्वेश्चन देखो, जब दो इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो वह क्षेत्र कहलाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी, इसको याद करना, वो डेफिनेशन है, ओवरलैप करेंगे, दो इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो ये क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, वह पादप समुदाय जो किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। देखो अगर अनुक्रमण प्रारंभ करता है, प्रारंभ करना स्टार्ट करता है, देखो पुरोगामी, पायोनियर। पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किसी बंजर भूमि पर कौन से पौधे अनुक्रमण प्रारंभ करते हैं। बंजर भूमि सबसे पहले, ये तो ध्यान रखना, ये लाइकेन करते हैं, रट लेना इसको, ये सीधा क्वेश्चन होता है। बंजर भूमि को सबसे पहले उन्होंने पादप, बंजर भूमि हो, कहीं से आग फाग लगी हुई भूमि, सबसे पहले लाइकेन होती है। अगला प्रश्न है, पादपों के अनुक्रमण में अंतिम समुदाय को कहते हैं। फिर आ गया ये चरम समुदाय, अंतिम प्रारंभिक समुदाय, पायनियर समुदाय। अगला प्रश्न देखो, दो या दो से अधिक जातियों के पौधों का समूह कहलाता है। दो या दो से अधिक जाति मिलकर समुदाय बनाती है, उसमें पढ़ा होगा, जीव मिलकर जाति, जाति दो या दो से अधिक जाति मिलकर समुदाय, समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र मिलकर बनाते हैं बायोम, बायोम मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। तो ये थोड़ा सा इसका हियरार्किकल ऑर्डर है, वो याद रखना। हो गया ये पादप समुदाय। अगला प्रश्न है, पौधे और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और आपस में मिलकर बनाते हैं।
पौधे और जानवर एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और आपस में मिलकर बनाते हैं, मतलब अलग अलग जाति के जीव हो गए ना, पौधे और जानवर एक विशेष क्षेत्र में मिलकर बनाते हैं समुदाय। अगला प्रश्न देखो, एक सुदूर वन में बांस का पादप उगता है तो इसका पोषण स्तर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछ लिया। किसका भी पौधा हो, चाहे सुदूर क्षेत्र में हो, दूर रिमोट एरिया में, बांस का पौधा हो चाहे किसी का भी हो, आम का हो चाहे पीपल का हो, किसका पौधा हो तो पादप है तो पादप ना, तो उसका ट्रॉपिक कौन सा पोषण स्तर है, ये प्रथम पोषण स्तर होगा ये। थोड़ा याद करो, कंसेप्टली पढ़ो, थोड़ा याद करने की क्षमता डालो ताकि आपको हार्ड वर्क कम करना पड़ेगा और आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक जीव क्या है। खाद्य श्रृंखला उसमें प्राथमिक जीव तो मैंने बताया था, प्राथमिक जीव पादप होते हैं। पादप क्या होते हैं, प्राथमिक शीर्ष उपभोक्ता ना, द्वितीय उपभोक्ता ना, पर प्रकाश संश्लेषक। पादप प्रकाश संश्लेषक होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा घुमा के बोल लिया, पादप नहीं दिया यहाँ। उत्पादक उत्पादक होते हैं, पादप को नहीं दिया, इसका यहाँ प्रकाश संश्लेषक दे दिया। संश्लेषक जो संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्रकाश संश्लेषक कराते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस रास्ते में होता है। पारिस्थितिक तंत्र मैंने पढ़ाया था आपको, नहीं सॉरी, आपको पारिस्थितिक तंत्र आपको पढ़ा होगा आपने कहीं, जिन्होंने भी पढ़ाया। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, उत्पादक होता है, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, अपघटन करता कवक जीवाणु होते हैं, तो ये चेन होती है। मैं इसको आपको जैसे उसमें पिरामिड बताया था आपको बार बार, ये ऐसे होता है चेन। अगला प्रश्न देखो, इकोसिस्टम में स्व नियंत्रण का विज्ञान कहलाता है। रट लेना इसको, आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, साइबरनेटिक्स पूछा हुआ है, जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी से यदि हरे पौधे विलुप्त हो जाए तो, पृथ्वी से हरे पौधे विलुप्त हो जाएंगे तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो जीव जंतु जीवित कैसे रहेंगे, जो निर्भर रहते हैं पादपों पर। ठीक है, तो जंतु नष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। रट लेना, क्यों होते हैं सीधे, क्योंकि ऊर्जा का ये पिरामिड होता है, इसे सीधा क्यों होता है, इसमें एनर्जी लेवल कम होता जाता है, क्योंकि लिंडेमान ने एक नियम दिया था, इसलिए इसको लिंडेमान का 10% का रूल कहते हैं। ये क्या कहता है कि प्रत्येक पोषण स्तर में 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में ट्रांसफर होती है, बाकी 90% ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है। तो ऐसे 10% 90% कंज्यूम हो जाएगी, फिर 10% आगे जा रही है, ऐसे होते होते लास्ट स्तर तक है। तो ऊर्जा ग्रेजुअली, ऊर्जा है ना इसमें डिक्रीज होती जा रही है, ग्रेजुअली मीन्स लगातार ऊर्जा कम होती जा रही है। तो कम होती जा रही है तो धीरे 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 कम होती जा रही है, तो ये है ना इसका जो लेवल, जो जो टॉपिक लेवल है ना, वो बिल्कुल पिरामिड सीधा बढ़ेगा, हमेशा ऊर्जा का सीधा होता है। तो थोड़ा इसको याद है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है हमेशा, कई बार पूछा हुआ है, सीधा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो थोड़ा याद करना इसको। अगला प्रश्न देखो, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का इकोलॉजिकल पिरामिड किस प्रकार का होता है। अब इसको थोड़ा समझ करने पर, तालाब होता है उसमें पारिस्थितिक तंत्र में संख्या, जैसे तालाब में छोटे जीव होते हैं, छोटे जीवों को बड़े जीव खाते हैं, बड़े जीव को छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, तो वो भी एक तरह का इस तरह का ये इसका पिरामिड बनेगा। तो ये सीधा पिरामिड आएगा इसका भी। लॉजिकली आप उसको पढ़ो, आपने पढ़ा होगा इसको लॉजिकली, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये से सीधा होता है इसका। वो कैसे मैंने बताया आपको भाई, इसको छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ खाती है, तो उनकी संख्या कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो अपने को संख्या का उनके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जा रहे हैं, तो उसमें कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये पिरामिड सीधा जा रहा है, इसका सीधा सीधा जा रहा है, तो सीधा होता है। अगला प्रश्न देखो, एक पारिस्थितिक तंत्र परिवर्तन का विरोध इसलिए करता है क्योंकि ये स्थापित है। ये बस क्यों करता है पारिस्थितिक तंत्र स्टेबिलिटी, उसमें चेंजेस का विरोध क्यों करता है, क्योंकि स्टेबल, क्योंकि समस्थिति की अवस्था में है।
सतत सौर प्रकाश में है, अस्थिति के संतुलन में ना, खाद्य संचित ईश्वर को लेना नहीं है। तो समस्थितिक अवस्था में होता है, होमियोस्टैटिक स्टेज में होता है, इसलिए परिवर्तन का विरोध करता है। अगला प्रश्न देखो, किसी इकोसिस्टम के बारे में क्या सही है? इकोसिस्टम के बारे में क्या सही है? इकोसिस्टम के बारे में क्या सही है? ये स्वनियंत्रित होता है, बिल्कुल सही बात है। आत्मनिर्भर है, बिल्कुल। मांसाहारी उच्च चरम पोषक स्तर प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये आंसर इसमें होल आ जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न है इकोसिस्टम है, मैंने बताया था इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम किससे मिलता है? समुदाय होता है। समुदाय में क्या जोड़ते हैं? एबायोटिक फैक्टर, अजीवी कारक जो मिलने में। समुदाय में अजीवी कारक जोड़ दो तो इकोसिस्टम बनता है। तो वो देखो किसमें है, ये इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? कोई क्रियात्मक है जिसमें दिए गए क्षेत्र में पूरा समुदाय, बिल्कुल सही बात है, अजैविक कारकों के साथ अंतर क्रिया करता है। तो आंसर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में इंडिविजुअल्स की संख्या विशेष समय में स्थिर रहती है। संख्या की स्थिरता किसके द्वारा अनुरक्षित रहती है? परजीवी, परभक्षी, मनुष्य, खाद्य, प्राप्त खाद्य द्वारा। एक मिनट देखो, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं एक बार दोबारा जोड़ ऐड करता हूँ। सॉरी, मैं तो इसको लगाना ही भूल गया। हाँ, तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ सर, अब देखते हैं। पद खाद्य, इंडिविजुअल्स की संख्या विशेष समय विशेष ठीक हो गई। अगला प्रश्न देखो, प्रत्येक युगल का केवल 2 बच्चों को जन्म देना चाहिए क्योंकि ये सहायता करेगा। प्रदूषण नियंत्रण में, मृदा उर्वरता में, खाद्य जाल को सुधारने में, पारिस्थितिक तंत्र के स्थिरीकरण में। आंसर ये हो जाएगा बाद में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की रचना उसी कार्य का प्रतीक है। ये स्थिति किसी मतलब बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, जो टेंशन में दिया था ये। अगला प्रश्न है, विश्व के विशालतम इकोसिस्टम कौन है? विशालतम इकोसिस्टम में महासागर होते हैं। विश्व महासागर बहुत विशाल ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए कौन एक बाह्य स्रोत के रूप में कार्य करता है? ऊर्जा। बनने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा अगर उसमें बनी रहेगी तो खाद्य जो परितंत्र बना रहेगा वो चलता रहेगा खाद्य जाल के रूप में। बिल्कुल, एक दूसरा जीव, और वो स्टेबल होता है खाद्य जाल, क्योंकि एक जीव को कहीं से भी एनर्जी मिल जाती है सर्वाइव करने के लिए। तो भाई, एक बाह्य स्रोत में आपसी ऊर्जा हो गई। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, एक घास स्थलीय, ये तो प्राकृतिक होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक होता है। तो मानव निर्मित झील वही होगा, सीधा सीधा दे ही रखा, मानव निर्मित तो वही होगा। वनों के हरे भरे वृक्ष क्या महत्वपूर्ण कार्य करते हैं? और ऑक्सीजन और भोजन की आपूर्ति। वनों के हरे भरे वृक्ष वृक्ष क्या करता है? वृक्ष प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है और O2। तो सीधे सीधा आ गया। तालाब है एक पारिस्थितिकी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। निफेंथिस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जेट में भी पूछा हुआ बहुत बार। निफेंथिस उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, ये दोनों, ठीक है। निफेंथिस पादप है, तो पादप है तो उत्पादक का काम करेगा, लेकिन ये घटपादप की तरह होता है। तो घटपादप क्या करता है? जीव को पकड़ लेता है, इसकी पत्ती से ना है,
ऐसी होती है कि किसी जीव को पकड़ लेता ही है, तो ये उपभोक्ता की तरह भी कार्य करता है। तो आंसर थर्ड इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपको सुझाव है इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।